Welcome students. Today we will talk about some important topics from chapter thermodynamics. First of all we will talk about internal energy. तो देखिए बच्चों क्या होती है इंटरनल एनर्जी। कोई भी सब्सटेंस कोई भी चाहे वो किसी स्टेट में हो, सॉलिड स्टेट में हो, लिक्विड स्टेट में हो या फिर गैस स्टेट में होता है, ठीक है। हर एक सब्सटेंस के अंदर एक डेफिनेट अमाउंट ऑफ एनर्जी स्टोर रहती है, ठीक है। वो एनर्जी जो किसी भी सब्सटेंस के अंदर स्टोर रहती है उस एनर्जी को कहा जाता है इंटरनल एनर्जी, ठीक है। जो हमारे पास इंटरनल एनर्जी होती है वो बहुत सारी एनर्जीज का सम होता है। ईटी किसके लिए होता है? ट्रांसलेशन एनर्जी के लिए। ईआर रोटेशनल एनर्जी, ईवी वाइब्रेशनल एनर्जी, स्मॉल ई इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी, स्मॉल एन न्यूक्लियर एनर्जी, C stand for chemical bond energy and P stand for potential energy। तो इस तरह से इंटरनल एनर्जी क्या होती है? किसी भी सब्सटेंस के अंदर जो भी एनर्जी किसी भी फॉर्म में स्टोर रहती है उसे कहा जाता है इंटरनल एनर्जी। अब एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट सुनिए बच्चों, जो इंटरनल एनर्जी होती है वो कैसा होता है, कैसी प्रॉपर्टी है? एक स्टेट फंक्शन है। क्या है? स्टेट फंक्शन। आपको पहले ही बताया था कि स्टेट फंक्शन क्या होते हैं। ऐसी प्रॉपर्टीज जो सिस्टम की इनिशियल स्टेट पर डिपेंड रहती हैं और फाइनल स्टेट पर डिपेंड रहती हैं, उनको सिस्टम किस रास्ते से जा रहा है, किस पाथ को फॉलो कर रहा है, इस पर डिपेंड नहीं करती। गेट इट? नेक्स्ट हम बात करेंगे इंटरनल एनर्जी चेंज। बेटा जहां पर भी वर्ड आता है ना चेंज, तो वहां पर उस टर्म के आगे आप डेल्टा लगा दिया करो। यहाँ पर डेल्टा यू लिखा गया है। ये डेल्टा वर्ड का मीनिंग क्या होता है? चेंज। क्या होता है? चेंज। और आपको एक बात का हमेशा ध्यान रखना है कि जो चेंज होता है इंटरनल एनर्जी के इक्वल, वो हमेशा किसके इक्वल होगा? E2 माइनस E1। E2 क्या होती है? इंटरनल एनर्जी, ठीक है, फाइनल इंटरनल एनर्जी। और इवन क्या होती है? इनिशियल इंटरनल एनर्जी। ओके, जब भी आप चेंज की बात करते हैं तो हमेशा फाइनल स्टेट में से इनिशियल स्टेट को माइनस किया जाता है। इस बात का स्पेशल ध्यान रखेंगे सभी। यहां बताया भी गया है E1 एंड E2 आर द इंटरनल एनर्जी ऑफ इनिशियल एंड फाइनल स्टेट ऑफ द सिस्टम। बच्चों आपकी जो प्रदीप की आपकी बुक स्टडी करेंगे वहां पर डेल्टा ई सिंबल नहीं लिया हुआ है इंटरनल एनर्जी के लिए। आपकी बुक्स में सिर्फ डेल्टा यू सिंबल लिया गया है इंटरनल एनर्जी के लिए, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट क्या बताया गया है। नेक्स्ट पॉइंट हमें बताया गया है कि अगर आपके पास कोई सिस्टम है और वो सिस्टम QP एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेता है, सोख लेता है, कब? जब आपका प्रेशर क्या रहता है? कांस्टेंट, ठीक है। जब कोई भी सिस्टम, याद रखना, जब कोई भी सिस्टम ना एनर्जी को सोखता है तो वो कुछ ना कुछ काम करता है। काम मीन्स वर्क डन करता है। गेट इट? तो उस केस में जब कोई सिस्टम एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है और काम करता है, जो चेंज इन इंटरनल एनर्जी होता है वो किसके इक्वल होगा? जितनी हीट सिस्टम ने एब्जॉर्ब की प्लस वर्क डन, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट सुनिए, QP का मीनिंग क्या है? यहाँ पर Q मतलब हीट एब्जॉर्ब्ड, P मतलब क्या चीज कांस्टेंट रखी गई है? प्रेशर। नेक्स्ट पॉइंट सुनेंगे, अगर यहाँ पर मैं लिखती QV का मीनिंग क्या होगा? हीट एब्जॉर्ब्ड। कब? V का मीनिंग क्या होता है? जब आप वॉल्यूम को कांस्टेंट रखेंगे। गेट इट? इफ हीट इज एब्जॉर्ब्ड एट कांस्टेंट वॉल्यूम, याद रखना बच्चों, जब भी आपके पास वॉल्यूम कांस्टेंट होती है ना तो वर्क डन हमेशा जीरो होता है। अब आप सोच रहे होंगे कि मैडम ऐसा क्यों, वर्क डन जीरो कैसे हो गया? भाई कल आपको एक डेरिवेशन कराई थी कि W किसके इक्वल होता है? P डेल्टा V। डेल्टा V का मीनिंग क्या होता है? चेंज इन वॉल्यूम। अभी आपको बताया गया है कि भाई वॉल्यूम कांस्टेंट है। याद रखना, जब मैं कहती हूं ना कि वॉल्यूम कांस्टेंट है, दैट मींस जो वॉल्यूम के अंदर चेंज हुआ है वो कितना है? जीरो। जब आप P को जीरो से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका वर्क डन कितना आएगा बच्चों? जीरो, ठीक है। तो यहां पर हमारे क्या बन जाएगा? डेल्टा E इज इक्वल टू QV प्लस जीरो। जीरो किसके लिए हुआ है? वर्क डन के लिए। तो आपके पास जो डेल्टा E है वो किसके इक्वल आ गया बच्चों? QV। डेल्टा E की जगह आप डेल्टा U वर्ड यूज करेंगे। ओके, अब नेक्स्ट देखिए, इंटरनल एनर्जी की डेफिनेशन आपको पता चल गई है। अब देखिए इंटरनल एनर्जी चेंज की डेफिनेशन क्या होगी? इट इज द, यहां से आपको पता चल जाएगा डेल्टा ई का मीनिंग क्या होता है? चेंज इन इंटरनल एनर्जी, जो कि किसके इक्वल है? क्यू क्या होती है? हीट एब्जॉर्ब्ड। और यहां पर जो V लगाया गया है, V किसके लिए स्टैंड करता है? कि वॉल्यूम आपको कांस्टेंट रखनी पड़ेगी,
ठीक है बच्चों। अब नेक्स्ट हम किसकी बात करेंगे, एंथैल्पी। एंथैल्पी का ही दूसरा नाम क्या होता है, हीट कांस्टेंट, और सिंबल क्या होगा, कैपिटल एच। गलती से भी स्मॉल एच वर्ड मत लगा देना, क्योंकि जो स्मॉल एच होता है वो प्लैंक कांस्टेंट होता है, जिसकी वैल्यू फिक्स है, आपको पहले बता चुके हैं चैप्टर सेकंड में। गेट इट। तो देखिए एंथैल्पी या फिर हीट कंटेंट होता क्या है, व्हाट डज इट मीन। तो देखिए एंथैल्पी का मीनिंग क्या होता है, किसी भी सिस्टम के अंदर, किसी भी सब्सटेंस के अंदर कि वो एनर्जी जिसको आप हीट में चेंज कर सकते हैं उसे कहा जाता है एंथैल्पी। क्या कहते हैं, एंथैल्पी। सपोज कीजिए बच्चों, मैं आपको कहती हूं कि आपके पास एक सब्सटेंस है, ठीक है, उसके अंदर 100% एनर्जी है। कितनी एनर्जी है, उसकी 100% एनर्जी है, पर मैंने कहा कि 100% एनर्जी में से ना सिर्फ 20% एनर्जी ऐसी है जो हीट में कन्वर्ट हो सकती है। तो बताओ उस सब्सटेंस की एंथैल्पी कितनी हुई, 20% हुई ना। बात समझ में आई क्या होती है एंथैल्पी, किसी भी सब्सटेंस की टोटल एनर्जी का वो वाला हिस्सा जो हीट में कन्वर्ट हो जाता है, दैट इज कॉल्ड एंथैल्पी। ठीक है, आपको एंथैल्पी के बारे में बच्चों एक डेरिवेशन याद रखनी पड़ेगी कि जो आपके पास एंथैल्पी होती है वो किसके इक्वल होती है, डेल्टा। डेल्टा ई वर्ड यूज ना करके आप यहाँ पर क्या यूज करेंगे, यू। एंथैल्पी इज इक्वल टू इंटरनल एनर्जी प्लस, अगर दो चीजें मल्टीप्लाई में होती है तो हम वर्ड क्या लगाते हैं, प्रोडक्ट। किसका प्रोडक्ट, प्रेशर और वॉल्यूम का प्रोडक्ट। याद रखेंगे हमेशा, एंथैल्पी इज इक्वल टू इंटरनल एनर्जी प्लस प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम। गेट इट। पी क्या होता है, प्रेशर, और वी क्या होती है, वॉल्यूम। ठीक है, अगर मैं बात करूं, ध्यान से सुनेंगे, अगर मैं कहती हूं कि प्रेशर आपके पास कांस्टेंट हो जाए, टेम्परेचर कांस्टेंट हो जाए, तो एंथैल्पी में चेंज कितना होगा। भाई जब भी चेंज की बात करते हैं ना किसी भी चीज के बारे में, तो उसके आगे आप डेल्टा साइन लगा दिया करो, ठीक है, डेल्टा एच। तो डेल्टा एच हमेशा किसके इक्वल होगा बच्चों, क्यू पी। ये बात आपको याद रखने से कोई डेरिवेशन है, आपको याद रखना पड़ेगा। क्यू पी का मतलब क्या होता है, क्यू मतलब हीट एब्जॉर्ब, और पी का मतलब क्या होता है, प्रेशर कांस्टेंट। अगला पॉइंट वेरी इंपॉर्टेंट, जिस तरह से इंटरनल एनर्जी एक स्टेट फंक्शन थी, ठीक वैसे ही एंथैल्पी भी क्या है, एक तरह का स्टेट फंक्शन। स्टेट फंक्शन क्या होते हैं, ऐसी प्रॉपर्टीज जो इनिशियल स्टेट पर डिपेंड करती हैं और फाइनल स्टेट पर डिपेंड करती हैं, जो कि पाथ के ऊपर डिपेंड नहीं करती। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, ये कैसी प्रॉपर्टी है, एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। आपको बताया था ना कि इंटेंसिव और एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी क्या होते हैं, जिस सब्सटेंस के अंदर जितने ज्यादा मॉलिक्यूल होंगे उसकी एंथैल्पी उतनी ही ज्यादा होगी। गेट इट। नेक्स्ट है बच्चों आपके पास एंथैल्पी चेंज। देखो जब भी हम चेंज की बात करते हैं ना, हमारे पास दो स्टेट होनी जरूरी है, एक तो होती है इनिशियल स्टेट और एक क्या होनी चाहिए, फाइनल स्टेट। चेंज हमेशा किसके इक्वल होता है, फाइनल स्टेट माइनस इनिशियल स्टेट। तो इनिशियल स्टेट के लिए बच्चों मैंने क्या किया, मैंने 1 यूज कर दिया। प्रेशर तो कांस्टेंट रहेगा इसलिए मैंने प्रेशर के साथ 1 नहीं लगाया। ओके, इनिशियल स्टेट के लिए तो क्या लगा दिया, सबके साथ 1 लगा दिया। बट अगर बात करते हैं फाइनल स्टेट की, तो मैं सबके साथ क्या लगाऊंगी, 2 ओके। और जब चेंज निकालना होता है तो वो हमेशा कैसे निकालते हैं, फाइनल स्टेट माइनस इनिशियल। ठीक है, जब मैं ऐसा करती हूं तो मेरे पास एक डेरिवेशन बनाती है, दैट इज डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस पी डेल्टा वी। गेट इट स्टूडेंट्स, वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट है बच्चों, ये बताइए कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या होता है। आप सभी ने पढ़ा है, क्या होता है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। इसको बोला जाता है लॉ ऑफ एनर्जी कंजर्वेशन। ये आपने 9th क्लास में भी पढ़ा है बच्चों। इसका मतलब क्या होता है, एनर्जी को ना तो आप बना सकते हैं और ना ही आप एनर्जी को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। आप कर क्या सकते हैं फिर, यू कैन ओनली कन्वर्ट एनर्जी फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। गेट इट, आपको ये बात ध्यान रखनी है। अब देखिए अगर मैं बात करूं मैथमेटिकल फॉर्मूला की, तो फर्स्ट लॉ का मैथमेटिकल फॉर्मूला क्या होता है, चेंज इन इंटरनल एनर्जी हमेशा किसके इक्वल होगा बच्चों, क्यू प्लस डब्ल्यू। ओके, एक बार देख लीजिए कैसे हुआ। सपोज कीजिए आपके पास एक सिस्टम है, उसकी इंटरनल एनर्जी इनिशियल स्टेट पर कितनी थी, E1 थी। अगर वो सिस्टम हीट एब्जॉर्ब कर लेता है क्यू, तो उसकी टोटल इंटरनल एनर्जी कितनी बन जाएगी, E1 प्लस क्यू। अगर कोई सिस्टम एनर्जी को, हीट को एब्जॉर्ब करता है तो वो काम भी जरूर करेगा। काम कितना करेगा, W। ठीक है भाई, इनिशियल कितनी थी इंटरनल एनर्जी, E1। ठीक है, उसके अंदर चेंजेस हुए, E1 हुआ प्लस क्या हुआ प्लस W हुआ। फाइनल कितनी होगी, फाइनल स्टेट के लिए हम क्या सिंबल यूज करते हैं हमेशा, E2। और E2 किसके इक्वल होगा बच्चों, E1 प्लस क्यू प्लस W। अब E2 माइनस E1 किसके इक्वल होता है, डेल्टा E, जो क्या आएगा आपके पास, क्यू प्लस W। गेट इट। अब देखिए आपके पास एक लिमिटेशन है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की। वो लिमिटेशन देखिए ये है
कि जो हमारे पास फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है, ये हमें सिर्फ एनर्जी के कंजर्वेशन के बारे में बताता है कि एनर्जी पूरी तरह से कभी भी खत्म नहीं होती, ना ही अपने आप बनती है। बट ये जो हमारे पास लॉ है, ये हमें ये नहीं बता पाया कि कोई प्रोसेस फिजिबल होगा या नहीं। फिजिबल का मतलब ये होता है कि पॉसिबल है या नहीं पॉसिबल है, ठीक है। स्पॉन्टेनिटी के बारे में नहीं पता चलता मैं। स्पॉन्टेनिटी मतलब कोई चीज अपने आप होना, किसी भी चीज का अपने आप होना। जैसे जब बारिश होती है ना, तो पानी हमेशा पहाड़ों पे ऊपर से नीचे आता है ना, अपने आप आता है ना पानी पहाड़ों से ऊपर से नीचे, हम तो नहीं लेके जाते ना। तो ऐसे काम जो अपने आप ही होते हैं उनको क्या बोला जाता है? स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। गेट इट?